Hello everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic notches and wears. So far we've discussed what are notches and wears. We've discussed various types of notches along with the derivations and numerical problems and these types of wears, namely rectangular, Cipolletti, broad-crested, narrow, sharp and ogee wear. So in this lecture, which will be the last lecture on notches and wears, we'll be discussing a very important type of wear known as a submerged wear या फिर drowned wear. Submerged wear क्या होता है कि जब आपका पानी जो है पानी का लेवल वो अपस्ट्रीम साइड पे भी क्रेस्ट से ऊपर है और साथ साथ डाउनस्ट्रीम साइड पे भी क्रेस्ट से क्या है ऊपर है. जब पानी का लेवल मेनली डाउनस्ट्रीम साइड पे क्रेस्ट से ऊपर होता है तो हम उस वेयर को क्या बोलते हैं सबमर्ज्ड वेयर. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वेयर दिखाई नहीं दे रहा है, वो पानी के अंदर डूब चुका है. तो जब वो पानी के अंदर डूब जाता है तो उस वेयर का नाम या तो आप सबमर्ज्ड वेयर बोल सकते हैं या आप ड्राउन्ड वेयर बोल सकते हैं. इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हेड है पानी का वो अपस्ट्रीम साइड पे कैपिटल एच हमने माना है और जो हेड है ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड उसको हमने कितना मान लिया है स्मॉल एच. ठीक है. अब ये हेड है स्मॉल एच ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो कैलकुलेशन है वो क्या कर जाएगी वेरी कर जाएगी. तो पहले तो आपको सबमर्ज्ड वेयर समझ आना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम साइड पे जब आपका वेयर में क्रेस्ट के ऊपर कुछ हेड होगा, इस क्रेस्ट के ऊपर कुछ पानी का लेवल है तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं सबमर्ज्ड वेयर या ड्राउन्ड वेयर. अब हमने देखना है कि इसके क्या फायदे हैं. इसका फायदा ये है कि जो डिस्चार्ज है of a submerged weir it is greater than the discharge of a free weir. जो फ्री वेयर होता है उसकी डिस्चार्ज से सबमर्ज्ड वेयर का डिस्चार्ज क्या है ज्यादा है. क्या मतलब है? फ्री वेयर का मतलब है कि जिसमें आपका जो नैपे है वो एक सेपरेट फॉर्मेशन शो कर रहा है, एक प्रोफाइल फॉलो कर रहा है. जैसे कि मान लेते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे नैपे फॉर्म हो गया. ठीक है. तो जब आपके पास नैपे फॉर्म हो जा रहा है तो वो नैपे क्या कर रहा है कि यहाँ पे एयर आ जाएगी, यहाँ पे एयर आ जाएगी और आपका जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा कम होगा क्योंकि जो आपका हेड है ऑन द अपस्ट्रीम साइड सिर्फ वही डिस्चार्ज में कंट्रीब्यूशन कर रहा है. डाउनस्ट्रीम साइड का जो हेड है वो बहुत मिनिमल है और वो एक फ्री नैपे है. तो ये कैसा वेयर है? ये फ्री फ्लोइंग वेयर है. तो हमने बात करी कि जब आप सबमर्ज्ड वेयर की बात करते हैं, जब आपके दोनों साइड पे वेयर में पानी है तो वो कैसा बिहेव करता है, उसका डिस्चार्ज ज्यादा होता है. अब ये ज्यादा डिस्चार्ज हमें कहाँ पे यूजफुल होता है? ये ज्यादा डिस्चार्ज हमें यूजफुल होता है फ्लड्स के केस में कि जब कहीं पे फ्लड्स आते हैं तो हम चाहते हैं कि पानी इकट्ठा ना हो, पानी बहता रहे, पानी मोशन में रहे. तो जब आपका फ्लड आता है तो कोई भी वेयर जो होता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, चेंज कर लेता है इनटू अ सबमर्ज्ड वेयर. क्यों करता है सबमर्ज्ड वेयर में चेंज? क्योंकि एक तो उसकी नेचर है कि जब पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पानी अपस्ट्रीम साइड पे भी होगा और पानी डाउनस्ट्रीम साइड पे भी होगा. उसका फायदा हमें कैसे है? उसका फायदा हमें इसलिए है क्योंकि अगर जो वेयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ड्राउन्ड वेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका डिस्चार्ज क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा. डिस्चार्ज इंक्रीज करने का मतलब है कि डाउनस्ट्रीम साइड पे पानी ज्यादा जाएगा. जब पानी ज्यादा जाएगा तो पानी इकट्ठा कम होगा और अगर पानी इकट्ठा कम हो रहा है तो फ्लड्स आपके कंट्रोल में आ सकते हैं. क्लियर? तो फ्लड्स के केस में जो कोई भी नॉर्मल वेयर भी होता है, नॉर्मल वेयर भी अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? वो अपने आप को एक ड्राउन्ड वेयर में कन्वर्ट कर लेता है और ड्राउन्ड वेयर में कन्वर्ट करने से उसका जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज क्या कर जाता है इंक्रीज. और डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है अपने आप ही यूजफुल हो जाता है. अब जब हम सबमर्ज्ड वेयर के डिस्चार्ज की बात करते हैं तो पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं. कैपिटल एच इज द head of water on the upstream side and small h is the head of water on the downstream side.
अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ पानी है तो इसका हेड हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं और जो डाउनस्ट्रीम साइड में क्रेस्ट के ऊपर पानी है उसका हम हेड किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल h से। तो बोला जाता है कि जो सबमर्ज्ड वेयर है इसमें डिस्चार्ज इंक्रीज कर गया। अब डिस्चार्ज कैसे इंक्रीज किया? डिस्चार्ज इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि ये सबमर्ज्ड वेयर दो टाइप की स्ट्रक्चर्स की तरह बिहेव कर रहा है। पहला स्ट्रक्चर है एक फ्री वेयर। फ्री वेयर हमने अभी डिस्कस किया था, मतलब सिंपली कैसा वेयर बोल सकते हैं आप उसको, एक रेक्टेंगुलर वेयर की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो डिस्चार्ज किसकी वजह से है? रेक्टेंगुलर वेयर का जैसा डिस्चार्ज होगा वैसा डिस्चार्ज है, उसको Q1 बोल दिया हमने इस ड्राउन्ड वेयर का। दूसरा जो डिस्चार्ज Q2 है वो एक ओरिफिस की वजह से है। कैसा ओरिफिस? ड्राउन्ड ओरिफिस। हमने ये ओरिफिस नहीं डिस्कस करे हैं, पर ओरिफिस क्या होता है कि जब आपका कोई टैंक है और आपने उस टैंक में कोई ओपनिंग दी तो पानी क्या करता है, पानी इस तरीके से बाहर आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पानी क्या कर रहा है, इस तरीके से बाहर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो फिगर बनाया है उसमें इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन है और इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है। अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो एट 1 इज लेस देन क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 2। तो ये जो ये सेक्शन 1 है यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म हुआ है। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है कि जो पानी है उसका जो सरफेस उसका जो फ्लो एरिया है वो फ्लो एरिया क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। कुछ वेंचुरी मीटर के जैसा इसने फॉर्म किया है। जैसे वेंचुरी मीटर में होता था कि इस तरीके से आपका फिगर होता था वेंचुरी मीटर का। तो वो क्यों है इस तरीके से? क्योंकि यहाँ पे हमने शेप ऐसे दे दी है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म हो सके। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होगा। तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, ओरिफिस होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो ओरिफिस ड्राउन्ड है कि नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सबमर्ज्ड वेयर के केस में हम उसको कैसा मान रहे हैं, ड्राउन्ड ओरिफिस मान रहे हैं। और जो हमारे पास फॉर्मूला होगा Q2 का वो हो जाएगा इक्वल टू CD2LH अंडर द रूट ऑफ 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये जो ओरिफिस की वजह से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो कौन से हेड के लिए आएगा, वो आएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h के लिए। और Q1 तो हमें पता ही है, Q1 क्या है हमारे पास, CD1L अंडर द रूट ऑफ 2G इंटू 2/3 h to the power of h minus small h to the power of 3/2. So this is the discharge for a free wear। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो CD1 क्या है, CD1 है डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज for a free wear, and CD2 is coefficient of discharge for a drowned orifice। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास फ्री वेयर के डिस्चार्ज के लिए और ये फॉर्मूला है हमारे पास ड्राउन्ड ओरिफिस के डिस्चार्ज के लिए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों डिस्चार्जेस को ऐड कर देना है टू ऑब्टेन द डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर अ सबमर्ज्ड वेयर। तो सबमर्ज्ड वेयर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 इसको हम लिख सकते हैं as 2/3 CD1L under the root of 2G capital H minus small h to the power 3/2 plus CD2L under the root of 2G capital H minus small h। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका डिस्चार्ज। अब अगर हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है
उसको भी कंसिडर करना है। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसिडर कर रहे हैं वी ए को अपनी इक्वेशन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q1 will be equal to 2/3 CD अंडर रूट ऑफ 2G L, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके h माइनस स्मॉल h प्लस वी ए स्क्वेयर बाय 2G। वी ए स्क्वेयर बाय 2G को हम एच ए भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम एच ए लिखा जा सकता है वी ए स्क्वेयर बाय 2G को, टू द पावर 3/2 माइनस वी ए स्क्वेयर बाय 2G, अगेन आप एच ए लिख सकते हैं टू द पावर 3/2। तो ये सिंपली हमने क्या किया है, जो रेक्टेंगुलर वेयर में हम करते थे कि h प्लस एच ए टू द पावर 3/2, उसके बजाय हमने क्या लिख दिया है, उसके बजाय हमने लिखा है कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस एच ए टू द पावर 3/2। ठीक है, तो सिर्फ h को हमने किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, h माइनस स्मॉल h से। ये हो गया वेयर के लिए। अब आता है ओरिफिस के लिए। तो ओरिफिस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कंसिडर करनी है तो ओरिफिस के लिए हम लिख सकते हैं CD2, इसको हम CD1 कर देते हैं, CD2 L स्मॉल h अंडर द रूट ऑफ 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस वी ए स्क्वेयर। ये हमने क्यों कर दिया यहाँ पे वी ए स्क्वेयर, क्योंकि हम ये 2G के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी ए स्क्वेयर बाय 2G अगर हम करते तो वो 2G से हमने कैंसिल आउट कर देना था, तो वो कैंसिल आउट हो गया वी ए स्क्वेयर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्राउन्ड ओरिफिस अगर आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कंसिडर करनी है। एंड फाइनली हमारे पास सबमर्ज्ड वेयर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सबमर्ज्ड वेयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो हमें ड्यू टू वेयर और ड्यू टू ओरिफिस को ऐड कर देना है और आपके पास सबमर्ज्ड वेयर का फॉर्मूला आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। The height of water on the upstream and downstream side of a submerged weir of length 3.5 meters are 300 millimeters and 150 millimeters respectively. If CD for free and drowned portions are 0.6 and 0.8 respectively, find the discharge over it. So इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। पहले तो हमें गिवन है कि वेयर कैसा है, सबमर्ज्ड वेयर है। फिर हमें गिवन है कि कैप एल कितना दिया है, 3.5 मीटर्स। फिर हमें दिया है कैपिटल एच इज इक्वल टू 300 mm। 300 mm को मैं लिख सकती हूँ 0.3 मीटर्स। और स्मॉल एच कितना दिया है 150 mm, तो 150 mm को लिखा जा सकता है 0.15 मीटर्स। फिर हमें दी है CD1 की वैल्यू, CD1 की वैल्यू। अब इसमें हमें ध्यान देना है, हमें लिखा गया है कि फ्री और ड्राउन्ड पोर्शन। तो पहले कौन सा लिखा है, फ्री पोर्शन लिखा है, तो फ्री पोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास CD1, उसकी वैल्यू 0.6 होगी। और CD2 का क्या दिया है, CD2 कौन सा पोर्शन हो गया, ड्राउन्ड पोर्शन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.8। तो हमें सबमर्ज्ड वेयर का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। सबमर्ज्ड वेयर का डिस्चार्ज क्या होता है, Q1 प्लस Q2। सो उसको लिखा जा सकता है 2/3 CD1 L अंडर द रूट ऑफ 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h टू द पावर 3/2 प्लस CD2 L अंडर द रूट ऑफ 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यही वैल्यूज है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2/3 इंटू 0.6 इंटू 3.5 अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81, capital H is 0.3 minus small h is 0.15 to the power 3/2 plus CD2 कितना है, CD2 is 0.8, L is 3.5
under the root of 2 into 9.81 into capital H is 0.3 minus 0.15. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 0.36 plus 0.72 which is equal to 1.08 meter cube per second. So this is the answer for discharge over a submerged weir. Let's see another question. Calculate the flow over a sharp crested weir placed across a rectangular channel 6 meter wide. The elevations of various points with respect to some datum are as follows. Floor of channel 100 meters, crest of weir 103 meters, water surface 5 meters upstream from weir is 104.2 meters, water surface 5 meters downstream from weir is 104 meters. Assume CD is equal to 0.6. Neglect velocity of approach. So this is a very important question. इस टाइप का क्वेश्चन आपको बाकी वेयर्स के लिए भी आ सकता है. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक शार्प क्रेस्टेड वेयर है जो एक रेक्टेंगुलर चैनल पे प्लेस्ड है. अब जो शार्प क्रेस्टेड वेयर है उसमें आगे गिवन है कि जो लेंथ ऑफ द चैनल है विड्थ ऑफ द चैनल है वो कितनी है 6 मीटर्स. तो वो हमारे वेयर के लिए क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी क्योंकि हमारा वेयर इस तरीके से होता है प्लेस्ड. यहाँ पे आप प्लेस करेंगे वेयर को तो जितना आपका विड्थ ऑफ द चैनल होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द वेयर हो जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर्स 6 मीटर्स. नेक्स्ट हमें गिवन है कि द एलिवेशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स with respect to some datum are as follows. तो यहाँ पे ये important है कि आपको डायरेक्टली हाइट्स देने के बजाय उन्होंने क्या दिया है? एलिवेशंस दी हैं. अब ये एलिवेशंस आप सर्वेइंग में पढ़ते हैं रिड्यूस्ड लेवल. तो आप इन एलिवेशंस को क्या बोल सकते हैं? सिंपली रिड्यूस्ड लेवल्स. तो आपको क्वेश्चन में ये सारा डेटा जो दिया है वो किस फॉर्म में दिया है? रिड्यूस्ड लेवल्स या फिर आरएल की फॉर्म में, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं आरएल की फॉर्म में दिया है. तो वो कह रहा है फ्लोर ऑफ द चैनल. तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास ये वेयर है. इस वेयर के अब हमें कैसे पता चला कि ये सबमर्ज्ड वेयर है? हम आरएल से डिटरमिन कर रहे हैं. उसने बोला है कि फ्लोर ऑफ द चैनल और फ्लोर ऑफ द या बॉटम पोर्शन ऑफ द वेयर कोइंसाइड करेगा. तो ये फ्लोर ऑफ द चैनल है और उसका आरएल कितना गिवन है मुझे? 100 मीटर्स. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आरएल 100 मीटर्स है. क्रेस्ट ऑफ द वेयर ये रेड पॉइंट है. इस पे क्योंकि ये शार्प क्रेस्टेड वेयर है इसलिए इसको इंक्लाइन बनाया गया है. आरएल कितना है? 103 मीटर्स. फिर आपके पास आता है कि वाटर सरफेस 5 मीटर्स अपस्ट्रीम फ्रॉम द वेयर. इस वेयर से 5 मीटर जब आप अपस्ट्रीम जाते हैं दिस इज द अपस्ट्रीम साइड एंड दिस इज द डाउनस्ट्रीम साइड. मतलब ऊपर वाली साइड वेयर का और नीचे वाली साइड वेयर का. तो जब आप अपस्ट्रीम पे जाते हैं 5 मीटर तो आरएल कितना है? 104.2 मीटर्स. वैसे ही जब आप डाउनस्ट्रीम पे जाते हैं तो आपके पास आरएल कितना है? 104 मीटर्स. अब इस आरएल से मुझे पता चल रहा है कि क्रेस्ट का आरएल अगर 103 है और आपका जो डाउनस्ट्रीम में आरएल कितना है? 104. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे सिंस आरएल ऑफ डाउनस्ट्रीम वाटर is 104 and RL of crest is equal to 103 meters. मतलब that is RL of downstream water जो नीचे पानी है वो किससे ज्यादा है? क्रेस्ट के आरएल से ज्यादा है. यही हमारी डेफिनेशन थी सबमर्ज्ड वेयर की. तो इसलिए कैसा वेयर हो गया? ये सबमर्ज्ड वेयर हो गया. सबमर्ज्ड वेयर क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो पानी है ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड वो क्रेस्ट के लेवल से ऊंचा है.
तो अब मैं इसमें कैलकुलेशंस कर सकती हूँ। अगर मुझे कैपिटल एच निकालना है तो कैपिटल एच क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है मेरे पास 104.2 माइनस 103, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1.2। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कैपिटल एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स। वैसे ही डाउनस्ट्रीम साइड में स्मॉल एच होता है, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 माइनस 103। तो स्मॉल एच कितना आ जाएगा मेरे पास 1 मीटर, 104 माइनस 103। ये हमें गिवन है। सी डी की वैल्यू 0.6 दी है। इसका क्या मतलब है कि CD1 for the wear is equal to CD2 coefficient of discharge for the drowned orifice, और दोनों की वैल्यू कितनी है 0.6। तो जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ सबमर्ज्ड वेयर का। अब यहाँ पे किसका डिस्चार्ज आएगा, सबमर्ज्ड वेयर का, विच इज इक्वल टू 2/3 CD1 L under the root of 2G capital H minus small h to the power 3/2 plus CD2 L under the root of 2G capital H minus small h। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास वैल्यूज है 2/3 इंटू 0.6, L is 6 meters under the root of 2 into 9.81, capital H is 1.2 minus 1 to the power 3/2 plus 0.6 into 6 under the root of 2 into 9.81 into 1.2 minus 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आएगा 0.951 प्लस 7.131, तो which sums up to be equal to 8.082 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपके पास जो गिवन ओरिफिस है, चाहे वो शार्प टेस्टेड ही वेयर क्यों ना हो, बट क्योंकि वो एक सबमर्ज्ड वेयर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमें उसकी कैलकुलेशन कैसी करनी होगी, सबमर्ज्ड वेयर के जैसे कैलकुलेशन करनी होगी। और मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि डाउनस्ट्रीम साइड पे जो हेड ऑफ वाटर है दैट इज ग्रेटर दैन द हेड ऑफ दैन द लेवल ऑफ द क्रेस्ट। सो आई होप आपको ये वेयर समझ आया हो। Thank you. This concludes the chapter Notches and Weirs. Stay tuned for more.